प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, एवरीथिंग्स जो समझ लो। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे। वो सीरियल नंबर मेरे हिसाब से 21 तक गया था, जो क्लासरूम में सॉल्व किया गया था। अब हम 22 से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से आप देखिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहता है Fg एंड Fe रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पेक्टिवली बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स at a distance of 10 centimeter. The ratio of Fg and Fe is। हम आपको इस क्वेश्चन को क्लास में भी करवाए थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालो। तो जब निकाला गया था रेशियो तो कितना आया था वैल्यू आपके दिमाग में होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा पूछ रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ और यहाँ पे प्रोटॉन ले लेता हूँ। सेपरेशन हमारा 10 सेंटीमीटर है। सेपरेशन कुछ भी रहे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर हो या 12 सेंटीमीटर हो, 13 सेंटीमीटर हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रीज़न है कि हमको निकालना है दो फोर्स का रेशियो। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हम निकाले थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो आया था 2.3 × 10⁻39। ये रेशियो आया था। लेकिन आपसे पूछ रहा है इसका उल्टा, मतलब बड़ी सीधी सी बात है। ऐसे पूछ रहा है Fg डिवाइडेड बाई Fe, ये पलट जाएगा, आने नीचे चलाएगा 1.3 × 10⁻39। तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/2.3 और 10⁻31। यहाँ जरा देखिएगा 10⁻31। तो आपको इस वैल्यू पे नहीं जाना है, ऑर्डर पे जाना है। तो कहता है Fg बाई Fe इज ऑफ द, कितना होगा भाई। यहाँ 10 टू द पावर है 14, ये 10 टू द पावर है 42, और ये है 1, और ये 10 टू द पावर -39। तो देखिए उल्टा पूछा गया ना रेशियो। तो Fg बाई Fe तो वैल्यू आपको कितना आएगा 10 टू द पावर -39। तो यानी ये ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्फीयर ऑफ चार्ज 8 माइक्रोकूलम। 8 माइक्रोकूलम चार्ज है ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -20 माइक्रोकूलम इज 9 न्यूटन। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर इज। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में दो स्फीयर है। यहाँ पर एक स्फीयर है छोटा सा, और इस पर चार्ज कितना दिया भाई 8 माइक्रोकूलम, और दूसरा स्फीयर है इस पर चार्ज कितना दिया भाई -20 माइक्रोकूलम। ये सबको हम लोग पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं, पॉइंट चार्ज। तो अब जरा देखिएगा ये सेपरेशन हमसे डिमांड कर रहा है, जबकि फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो चलिए हमको सेपरेशन निकालना है, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला F = K Q1 Q2 बाई क्या R²। अब जरा सोचिएगा यहाँ पर F का वैल्यू है 9, K कुछ नहीं बोला तो मीडियम कौन सा पकड़ेंगे एयर। तो 9 × 10⁻9 K का वैल्यू हो जाएगा। और अब Q1 का वैल्यू माइक्रो में है 8 × 10⁻6, और Q2 का वैल्यू 20 माइक्रो है 20 × 10⁻6। बहुत बच्चा कन्फ्यूज होता है, क्या माइनस लेना है। माइनस यहाँ नहीं लेना है, प्लस माइनस से तो फोर्स का नेचर पता चलता है ना, इसलिए माइनस यहाँ नहीं लेना है। और सेपरेशन हमारा कितना बोलो R²। अब यहाँ से हम लोग R निकालेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगा। पहले तो ऐसे कट जाएगा, देखिए 9 से 9 कट जाएगा। लीजिए हम क्रॉस कर लेते हैं इधर, ये हो जाएगा R² दैट इज इक्वल टू, ये आपका कितना होगा भाई 160। 8 × 20 160 हुआ, और 10 टू द पावर का हिसाब देख लेता हूँ। देखिए ये है -6 तो -12 हुआ, और ये +9 है तो 10 टू द पावर कितना बचेगा -3। अब इसको ऐसे करता हूँ 160 डिवाइडेड बाई 1000, ये 0 0 कैंसिल कर दो। R चाहिए तो अंडर रूट हो जाएगा 16/100। लीजिए इसका हो जाएगा 4, यहाँ पर 10, तो आंसर आ गया 0.4 मीटर। दैट इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ऑप्शन आपका 0.4 मीटर, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन में चलता हूँ। अब आइए अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, बड़ा सुंदर है, ये कंसेप्ट पर है। टू अ स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग चार्ज प्लस क्यू, दो स्मॉल स्फीयर है, दोनों पे चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, देखिए यहाँ प्लस क्यू है, आर सस्पेंडेड बाई ए इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ से इसको लटकाया गया है, दो थ्रेड है, दोनों का लेंथ एल है और दोनों इंसुलेटिंग थ्रेड है और वहाँ पे क्यू चार्ज लटकाया गया है। दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन द स्पेस, इस अरेंजमेंट को स्पेस में ले गया। स्पेस में ले आने मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, बोल भी दिया है कि स्पेस में ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है, बोल भी दिया क्लियर। देन द एंगल बिटवीन द टू सस्पेंशन, दोनों सस्पेंशन के बीच में एंगल कितना होगा, एंड द टेंशन इन द इच विल बी, उस थ्रेड में क्या होगा टेंशन। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, बहुत ही सुंदर प्यारा क्वेश्चन है और बता देना चाहता हूँ ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और जवाब देना कितना आसान होगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर, यहाँ जरा देखिए ऐसे, यहाँ पर एक थ्रेड है, यहाँ पर एक चार्ज लटकाया गया, इधर एक थ्रेड है, यहाँ पर एक चार्ज लटकाया गया, यहाँ पे भी चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पर भी चार्ज है प्लस क्यू। मान लो कोई सेपरेशन है, इसकी लेंथ एल, इसकी लेंथ एल, समथिंग एंगल कुछ अभी बन रहा है, चलो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हम लोग पी बोल देते हैं। अब क्या कहता है ना, अब क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन में और कुछ गिवन है क्या, और कुछ गिवन नहीं है। अब क्या कहता है, ये सिस्टम को हम स्पेस में ले जाएंगे, फ्री स्पेस में ले जाएंगे, तब इन दोनों थ्रेड के बीच में क्या एंगल बनेगा और दोनों बीच में फोर्स क्या लगेगा, दोनों चार्ज के बीच में। तो आप जरा देखिएगा, इन स्पेस, जब स्पेस में ले जाएंगे तो जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अभी देखिए क्या क्या कहानी हो रहा है, इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे mg और इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पर भी यही कहानी है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है mg और इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी एक पर देखा काम कर सकते हैं। और धागा में टेंशन, यहाँ पर धागा में टेंशन हो जाएगा T। तो जरा सोचिए, अब अगर इस सिस्टम को हम लोग डाल देंगे फ्री स्पेस में तो जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा और जैसे जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, mg नीचे काम ही नहीं करेगा। तो काम कौन सा करेगा, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्सन, तो धीरे 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 तो धागा ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब कोई सोचेगा नहीं और ऐसे हो जाएगा, नहीं, मैक्सिमम सेपरेशन पर जाकर रुकेगा। क्यों, मैक्सिमम सेपरेशन पर जाने के बाद सेपरेशन मैक्सिमम होगा और फोर्स मिनिमम होगा। और जैसे ही किसी सिस्टम पर मिनिमम फोर्स लगता है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। तो हर कोई चाहता है इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। तो होगा क्या कहानी, जब इस सिस्टम को हम लोग फ्री स्पेस में डालेंगे तो जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, mg खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ लगेगा इधर Fe इधर Fe, तो ये दोनों चार्ज क्या होगा, धीरे 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 ऐसा फैल जाएगा और इस पोजीशन में आ जाएगा। देखा तो डायग्राम क्या बनने वाला है, ये देखिए इधर चलाएगा, यहाँ पे ये वाला इधर चलाएगा, यहाँ पे चार्ज आपका प्लस क्यू, और ये चला जाएगा इधर, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, और ये एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। ये लेंथ एल है और लेंथ एल है। अब धागा में टेंशन पूछ रहा भाई, तो धागा में टेंशन कितना होगा, जितना दोनों बीच में काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही तो टेंशन जनरेट करेगा ना। तो धागा में टेंशन पूछ रहा है, मान लो टेंशन T है, तो टेंशन कितना होगा, जितना काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्सन, दोनों चार्ज रिपेल करेगा, दोनों चार्ज रिपेल करेगा, तो धागा में क्या डेवलप होगा, टेंशन। तो लीजिए टेंशन निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 बाई सेपरेशन। तो सेपरेशन अब टोटल यहाँ से आता है कितना हो जाएगा बताओ, 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब K का वैल्यू डाल सकते हैं 1/4πε0, तो एंगल लेना है 180 डिग्री और यहाँ पर आपका होगा K का वैल्यू 1/4πε0 Q²/2L²। मिलाओ इसमें कौन ऑप्शन मिलेगा, 180 डिग्री तो है, 1/4πε0 भी है K का वैल्यू और Q² भी है, 2L² है, मुझे लगता है यही वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 90 डिग्री इसलिए नहीं होगा, यहाँ 180 डिग्री है, लेकिन गौर कीजिएगा यहाँ पूरा 12 का होल स्क्वायर होना चाहिए, जबकि सिर्फ लिखा है 2L का स्क्वायर, इसलिए गलत है। ये भी आपका 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ देखिएगा सेपरेशन हमारा 2L हो रहा है, जबकि यहाँ L² लिखा, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही होगा। फ्री स्पेस में बोल दे, सैटेलाइट में बोल दे, दोनों एक ही चीज़ होता है, वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म हो जाता है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं काम करता है। अभी ना आप सुनीता विलियम्स के बारे में सुने होंगे कि जब वहाँ से आई है अर्थ पर तो एक पेंसिल तक नहीं उठा पा रही है, क्योंकि वहाँ कुछ ग्रेविटी था ही नहीं और यहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको हर चीज़ भारी फील हो रहा है। तो ग्रेविटी का भी इफेक्ट होता है, यानी स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होता है।
तो इसका आंसर आपका ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब मेरे समझ से लास्ट क्वेश्चन ये है। कहता है ए बी सी एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग चार्ज क्यू। 3 को चार्ज पार्टिकल है, प्रत्येक का चार्ज क्यू है। आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर एज सोन इन फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज विच इज एट ए पॉइंट ए, जो ए पॉइंट पर चार्ज उस पर नेट फोर्स कितना होगा। अरे बड़ी सीधी सी बात है, देखिए डायग्राम बना रहा हूँ। चलो हम सॉल्यूशन में चलते भाई। यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। अब यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ पर भी चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर भी चार्ज है प्लस क्यू, सभी साइड का वैल्यू दिया हुआ है एल और एल। तो आपसे कहता है ना ए पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो प्यारे बच्चों ए प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन, इधर एक फोर्स लगेगा एफ ए प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन, एक फोर्स इधर लगेगा, इसको बोलेंगे एफ सी। अब जरा देखिएगा दोनों फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो सबसे पहले दोनों बीच में एंगल निकालो। ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो सभी एंगल 60-60 होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट भी 60 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट निकाल देना है 60 डिग्री पर। सबसे पहले एफ ए का वैल्यू निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालो यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसको एफ ए ना बोल के इसको एफ बी बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एफ बी बोलो, क्योंकि बी पॉइंट वाला उस पर फोर्स लगा रहा है, इसको एफ बी बोलो। जैसे आप इसको एफ सी बोला, तो यहाँ एफ बी हमारा कितना हो जाएगा भाई, के क्यू बाई क्या बोलो एल स्क्वायर। अब हमको निकालना है एफ सी, तो यहाँ भी देखिए सेपरेशन कितना होता नहीं है, के क्यू बाई क्या एल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, हियर एफ बी इक्वल टू एफ सी। लेकिन गलती से आप ऐसे मत लिखना, वेक्टर साइन के साथ नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, सिर्फ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इस बात को ध्यान रखना है, एरो के साथ नहीं, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, यानी एफ बी इक्वल टू एफ सी हो गया। अब आपको निकालना नेट फोर्स, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, मैं क्या ट्रिक्स बताया था, अगर दो फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर दो, अपोजिट है तो माइनस करो, एंगल बन रहा है तो रिजल्टेंट के फॉर्मूला लगा दो। तो चलो नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। यहाँ पर आप लिखते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स को एफ बोलेंगे, तो अंडर रूट हमारा ऐसा हो जाएगा, एफ स्क्वायर बी प्लस एफ स्क्वायर सी प्लस 2 एफ बी एफ सी, और एंगल थीटा लेते हैं, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना था, 60 डिग्री। अच्छा, मज़ेदार बात यहाँ ये है कि एफ बी और एफ सी दोनों इक्वल है, तो ऐसा करते हैं एफ स्क्वायर बी और एफ स्क्वायर बी, जहाँ एफ सी है वहाँ पर एफ बी डाल दिया, और ये हो जाएगा आपका 2 एफ स्क्वायर बी, चूँकि एफ सी जगह पर एफ बी डालेंगे, और कॉस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो रिजल्ट बन जाएगा कितना, लीजिए 2 एफ स्क्वायर बी, और यहाँ पर 2 एफ स्क्वायर बी, कॉस 60 वैल्यू कितना 1/2, कैंसिल। तो यहाँ देखो भाई, ये 2 को और 1 को कितना हो गया, 3 एफ स्क्वायर बी, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका √3 एफ बी, और एफ बी का वैल्यू डाल दीजिए, एफ बी का वैल्यू डाल दीजिए, √3 तो है, और एफ बी का वैल्यू कितना आया है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। यही आपका हुआ नेट फोर्स। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है, के का वैल्यू 1/4πε0 लेना है, तो आपका आंसर क्या आया भाई, कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, √3 वाला ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका जो पीपीटी हमने डाला था ग्रुप में, या कहिए डीपीपी जो डाला था ग्रुप में, उसमें से जो क्वेश्चन बच रहा था उसको मैंने सॉल्व किया है। लगातार आपको कंसिस्टेंट काम करते रहना है और अच्छे से काम करना है, ताकि प्रॉपर आपका रिजल्ट बने, और हम कंटिन्यू आपके साथ हैं। तो बस आज यहीं तक, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।